मैं डॉक्टर पुष्पा कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्नातकोत्तर हिंदी विभाग, SM महाविद्यालय भागलपुर, बिहार में कार्यरत हूँ। आज मैं स्नातक प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को पल्लवन शीर्षक पाठ पर प्रकाश डालूँ। पल्लवन पल्लवन हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पढ़े जाते हैं। पल्लवन किसी सकेंद्रित एवं सगुंफित विचार अथवा भाव का विस्तार पल्लवन कहा जाता है। अनुभूति अथवा चिंतन के क्षणों में जब विचार उठते हैं तब उनमें सूत्रात्मकता आ जाती है। सरसरी दृष्टि से पढ़ने पर उसका सामान्य अर्थबोध भले हो जाए, किंतु सम्यक अर्थबोध एवं अर्थ विस्तार के लिए गहराई में उतरना पड़ता है। ज्यों-ज्यों हम उस गंभीर घाव करने वाले नाविक के तीर जैसे वाक्य या वाक्य समूह में डूबते हैं, त्यों-त्यों हम उसका मर्म समझने लगते हैं, गागर में सागर का रहस्य समझने लगते हैं। संसार के जितने महान विचारक, चिंतक एवं लेखक हैं, उनके वाक्य चिंतन के शिलीभूत शब्द समूह होते हैं। बेकन, इमर्सन, कार्लाइल, पंडित रामचंद्र शुक्ल की उक्तियां सैंक्रीन या हेम्योपैथिक गोलियों की तरह रसभरी तथा उच्च क्षमता वाली होती है। अतः पल्लवन और कुछ नहीं वरन बीज से वृक्ष, बिंदु से वृत्त, कली से फूल अथवा लौ से आलोक परिधि बना देने की सहज प्रक्रिया है। छोटे से वाक्य या वाक्य खंड में जो विचार बंद पड़े हैं, उन्हें खोल देना, फैला देना, प्रसूत विस्तृत कर देना पल्लवन है। छोटा सूत्रात्मक वाक्य फैलाकर एक लघु निबंध का रूप धारण कर लेता है। हिंदी में इसके लिए विस्तारण, वृद्धिकरण तथा अंग्रेजी में एम्प्लीफिकेशन शब्द चलते हैं। पल्लवन संक्षेपण का ठीक विलोम है, क्योंकि संक्षेपण में संकोचन आवश्यक है, तो पल्लवन में विस्तार अपेक्षित है। पल्लवन के सामान्य नियम में पहला, पल्लवन के लिए प्रदत्त वाक्य, सूक्ति अथवा लोकोक्ति को अच्छी तरह पढ़ना चाहिए, जिससे उसके भाव बिल्कुल समझ में आ जाए। दूसरा, शब्दों की सीप में दबे हुए अर्थ की मोती को अच्छी तरह निकाल ले। तीसरा, मूल विचार के नीचे छिपे हुए गौण विचारों को भी ठीक से समझ ले। चौथा, पहले मूल विचारों को विस्तार पूर्वक स्पष्ट कर ले, इसके बाद गौण विचारों को, फिर अनुच्छेद के क्रम में लिखना प्रारंभ कर दे। 5, विचार को स्पष्ट करने में कहीं कहीं उदाहरण और दृष्टांत भी दिए जा सकते हैं। 6, पल्लवन में अप्रासंगिक बातों का उल्लेख नहीं होना चाहिए। 7, पल्लवन में मूल एवं गौण विचारों की आलोचना प्रत्यालोचना नहीं होनी चाहिए।
8. पल्लवन की भाषा बिल्कुल स्पष्ट, प्रांजल एवं पारदर्शी होनी चाहिए। 9. पल्लवन में आए एक के बाद एक वाक्य तार्किक ढंग से समास शैली में हो, व्यास शैली में कतई नहीं। 10. पल्लवन का लेखन उत्तम पुरुष में न होकर अन्य पुरुष में होना चाहिए। 11. अंत में अपने उस कथन को निष्कर्ष का रूप देंगे। ये तो हुए पल्लवन के सामान्य नियम, लेकिन जैसा कि हम पल्लवन के कितने विवेचन से इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि पल्लवन किसी चीज़ की विस्तृत अभिव्यक्ति है और व्याख्या भी किसी चीज़ की विस्तृत अभिव्यक्ति है, तो क्या पल्लवन और व्याख्या एक ही चीज़ है? तो पहले हम पल्लवन और व्याख्या के साम्य वैषम्य को भी समझ लें, ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है। पल्लवन और व्याख्या दोनों का अंतर स्पष्ट होना चाहिए। पल्लवन तथा व्याख्या दोनों में सन्निहित विचार अथवा भाव का विस्तरण अपेक्षित है, किंतु जहाँ पल्लवन में केवल सन्निहित विचार या भाव का विस्तारण होता है, वहाँ व्याख्या में प्रसंग विशेष के साथ आलोचना, प्रत्यालोचना, टीका, टिप्पणी, सौंदर्य दोष आदि का विवेचन भी वांछनीय होता है। व्याख्या में समानांतर पंक्तियों के साथ साथ वैषम्य प्रदर्शन भी किया जा सकता है, किंतु पल्लवन में ऐसा करना ठीक नहीं है। पल्लवन में मूल विचार या भाव को अनुच्छेदों में बांटकर ठीक से स्पष्ट कर देना पर्याप्त होगा। यदि लेखक के सूक्ष्म भाव को समझाने के लिए कहीं कुछ उदाहरण, दृष्टांत या प्रमाण देने पड़ जाए, तो ऐसा करना अप्रासंगिक एवं अनुचित न हो। अब हम उदाहरण स्वरूप एक शीर्षक है प्रेमचंद का दिया हुआ है, प्रेम असाध्य रोग है, इस पे पल्लवन करना सीखें। प्रेम असाध्य रोग है, प्रेमचंद की इस उक्ति पर पल्लवन। प्रेम 2.5 अक्षरों का सीधा सादा शब्द है, किंतु इसमें अर्थ का इतना रस भरा पड़ा है कि लोगों से सारे रस को निचोड़ने की चेष्टा की गई, किंतु पूरा का पूरा रस निचोड़ नहीं पाया। इस शब्द ब्रह्म को परिभाषा की एक से एक सुंदर एवं सशक्त स्वर्ण श्रृंखला में बांधने का प्रयास किया गया, किंतु यह बार बार बिछलकर निकलता गया। विश्लेषण एवं चिंतन की नुकीली सुइयों से इसके मर्म को भेदने की कोशिश की गई, किंतु सब कुछ बेकार रहा। अनुभूति की गहराई में उतरकर इसे सूत्रों के हीरक हार में पिरोने की आजमाइश की गई, किंतु फिर भी इस विराट शब्द की किसी एक छटा का ही दिग्दर्शन हो सका। किसी ने कहा, प्रेम आरोग्य का मूल कारण है जो परमात्मा से हमारा मेल कराता है, तो किसी ने इसे जीवन का सबसे बड़ा आनंद माना, किसी ने इसे स्वर्गीय शक्ति का जादू माना, तो किसी ने इसे इस लोक का अमृत माना, किसी ने इसे मधु माना, किसी ने इसे बसंत समीर माना, किसी ने इसे चंद्र किरण माना, किसी ने इसे धनुष की डोरी माना, किसी ने आग का दरिया माना, किसी ने इसे भगवान का सर्वश्रेष्ठ वरदान माना, किसी ने इसे मानव हृदय पर शासन करने का सर्वाधिक सशक्त उपकरण माना, किसी ने इसे आत्मविस्मरण माना, किसी ने इसे आत्मत्याग माना, किसी ने इसे बीज माना जिसका वृक्ष परमात्मा है,
किसी ने कहा कि प्रेम की गंगोत्री मिल जाए तो परमात्मा दार्शनिकों के महासागर तक सुगमता से पहुंचा जा सकता है। इस प्रकार संसार के चिंतकों, मनीषियों, कवियों, साहित्यकारों आदि ने भिन्न भिन्न प्रकार से भिन्न भिन्न रूप में प्रेम के स्वरूप को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया। हमारे महान उपन्यासकार प्रेमचंद प्रेम को एक ऐसी व्याधि मानते हैं जो अचिकित्सकीय है। जैसे कैंसर किसी को हो जाए तो वह तभी छोड़ता है जब संसार से उसका संबंध न टूट जाए। यह ऐसी बीमारी नहीं जो दवाओं और सुइयों से भागे। जब तक जिंदगी है तब तक यह बीमारी है। ठीक इसी प्रकार प्रेम का रोग जिस व्यक्ति को हो गया वह जीवन पर्यंत उसके साथ रहेगा। चाहे किसी ने मनुष्य से प्रेम किया, चाहे किसी ने देश से प्रेम किया, चाहे किसी ने भगवान से प्रेम किया। सावित्री, भगत सिंह और मीरा के प्रेम को हम मानव का देश तथा मानव का भगवान के प्रति प्रेम का उदाहरण मान सकते हैं। प्रेम की व्याधि जिसे हुई उसे मृत्यु के पहले छोड़ ही नहीं सकते। राष्ट्र कवि दिनकर की ये पंक्तियाँ इसी भाव की पुष्टि करती है। कहते हैं धरती पर सबरों गो से कठिन प्रणय है। कहते हैं धरती पर सबरों गो से कठिन प्रणय है। लगता है यह जिसे उसे फिर नींद नहीं आती है। दिवस रुदन में रात आह भरने में कट जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रेम संबंधी सारे कथनों में प्रेमचंद का यह कथन प्रेम असाध्य रोग है बिल्कुल विलग ही नहीं वरन सही और सटीक भी है। इस तरह आप पल्लवन की परिभाषा, उसकी व्याख्या, उसके नियम, पल्लवन और व्याख्या में अंतर एवं उसके उदाहरण अच्छी तरह समझ लिए। धन्यवाद।